हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है क्लास नंबर 17 में। आज अपन पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। लास्ट क्लास में अपन ने वेरिएबल्स एंड रेफरेंसेस पढ़ा था। वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शंस को समझने के लिए, है ना? ठीक है सर। तो आज तक हम बहुत सारे फंक्शंस यूज़ करते हैं ऑलरेडी। प्रिंट फंक्शन, मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, सम फंक्शन, फलाना फंक्शन, ढिमका फंक्शन, जाने कितनी मेथड्स भी यूज़ कर ली हैं। वो मेथड्स भी बेसिकली होते हैं फंक्शंस ही, हम जानते हैं, है ना? तो हमने सर ज़माने भर के फंक्शंस तो यूज़ कर लिए, पर अभी तक अपना नहीं बनाया। चलिए, तो हम ये आज सीखेंगे कि अपना फंक्शन हमें कैसे बनाना है। ठीक है, ओके। सर सबसे पहले एक फंक्शन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या? एक तो होती है उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब वह फंक्शन करता क्या है, वो डेफिनेशन से ही पता चलेगा। ठीक है। जैसे कि एक फंक्शन है, उसका काम है कुछ लाइन्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना, जो भी प्रोसेसिंग होती हो, है ना? कुछ भी हो सकता है वो। तो वो जो प्रोसेसिंग है, वो जो बॉडी लिखी है अपन ने फंक्शन की, उसी से पाइथन को पता चलेगा ना कि ये फंक्शन करता क्या है। ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, कि ये फंक्शन करता क्या है। ओके। दूसरी चीज़ होती है कि सर हम फंक्शन को कॉल करते हैं, मतलब हम उसको बुलाते हैं कि आजा भाई फंक्शन, चल जा जल्दी से, और हमारा ये जो पर्टिकुलर काम है इसको एग्जीक्यूट करके दे दे, है ना? और बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हम जानते हैं, कुछ लाइंस ऑफ कोड हैं जिनको हमें बार बार यूज़ करना है, तो इसलिए हमने उनको एक फंक्शन के अंदर डाल दिया, राइट? ये अपन पहले भी जान चुके हैं। ठीक है सर। तो पाइथन में हम एक फंक्शन कैसे बनाएंगे, है ना? अब बात ये आती है। अच्छा देखिए, पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए आप सबसे पहले एक कीवर्ड का यूज़ करेंगे, दैट इज़ डेफ, है ना? मतलब डिफाइन। एक अपन बेसिकली फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा सर। फिर हम लिखेंगे फंक्शन का नाम। ठीक है। तो मान लो मैंने फंक्शन का नाम लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक बिल्कुल स्पेसिफिक तरीका यूज़ किया है ना? इसको अपन बोलते हैं कैमल केस। क्या बोलते हैं? कैमल केस। सर इसमें क्या होता है? इसमें जो पहला वर्ड होगा उसमें सारे लेटर्स स्मॉल रहेंगे, और सेकंड जो वर्ड होगा वहाँ से पहला लेटर कैपिटल होना चालू हो जाएगा। मतलब ऐसा आयरन मैन का एम कैपिटल हो गया, फिर अगला वर्ड है एवेंजर्स तो ए कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल। दिस काइंड ऑफ अ टाइपोग्राफी इज नोन एज कैमल केस। ठीक है। अच्छा सर, तो यही यूज़ क्यों किया आपने? कुछ और क्यों नहीं यूज़ किया? इट्स सिंपल। बेसिकली क्या होता है कि काइंड ऑफ अ कन्वेंशन है, मतलब लोग ज़्यादातर अपनी मेथड्स, अपने फंक्शंस बनाने के लिए इस टाइप की टाइपोग्राफी का यूज़ करते हैं, तो हमने भी कर लिया। कोई ख़ास फ़र्क नहीं, आप नॉर्मल प्रिंट हेलो वर्ल्ड भी लिख दोगे, उससे भी फंक्शन चल जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही लिखो आप। ठीक है। अच्छा सर। फिर तो सबसे पहले हम डेफ लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं फंक्शन का नाम। ये क्या हो गया सर हमारे? ये हो गया सर फंक्शन का नेम। ठीक है सर। सर अगली चीज़ हम आगे लगाएंगे पैरेंथेसिस। क्या लगाएंगे? पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है वो अभी अपन जान लेंगे, है ना? काम क्या है अभी छोड़ो। फिर अपन लगाएंगे कॉलन। कॉलन क्यों लगाते हैं? हम जानते हैं जब भी हमें किसी चीज़ की बॉडी लिखनी हो कि वो चीज़ क्या करेगी, है ना, तो हम कॉलन लगाते हैं। फिर सर अब ब्रैकेट तो लगते नहीं है पाइथन में, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करेंगे? हम इंडेंटेशन का यूज़ करेंगे, जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे। करेक्ट। ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में अपन इसकी बॉडी लिखना चालू करते हैं। तो जैसे मैंने इसके अंदर लिखा प्रिंट, बॉडी में क्या होगा? बेसिकली प्रोसेसिंग जो करनी है, इसका काम क्या है? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। तो ठीक है, इसके अंदर अपन लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिया। सर फंक्शन ख़त्म हो गया? हाँ जी बिल्कुल, फंक्शन ख़त्म हो गया, है ना? अच्छा, तो सर मतलब ये जो हमने लिखा है, ये जो चीज़ लिखी हुई है, इसको हम बोलेंगे फंक्शन की बॉडी। ठीक है। इसको क्या बोल दिया हमने? फंक्शन की बॉडी। और ये जो पूरी चीज़ है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, है ना? ये पूरे फंक्शन की डेफिनेशन है। हाँ जी सर। अब सर अगर हमको कभी ये फंक्शन यूज़ करना हुआ, तो आप ऑलरेडी जानते हो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। हम लिखते हैं उसका नेम, और फिर हम आगे लगा देते हैं पैरेंथेसिस, और अगर उसको कुछ डेटा चाहिए प्रोसेस करने के लिए तो वो। तो अभी तो अपन ने कुछ डेटा यहाँ पे स्पेसिफाई किया नहीं है कि हमको कुछ चाहिए, है ना? तो इसलिए अपन यहाँ पे कुछ डेटा नहीं देंगे, और जैसे ही हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, क्या होगा? हेलो वर्ल्ड स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। जी सर। तो सर हमें मोटे मोटे रूप से थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ में आया कि हम डेफिनेशन कैसे लिख रहे हैं, एंड देन हम उसको कॉल कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। अब अपन थोड़ा सा इसकी डिटेल्स में चलते हैं, है ना? काय में चलते हैं? डिटेल्स में। देखिए, अब अपन एक फंक्शन बनाते हैं दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। ठीक है। चलो, तो हमने सबसे पहले लिखा डेफ। क्या लिखा? डेफ, है ना? उसके बाद में हमने क्या लिखा? ऐड। अपन ने मान लो फंक्शन का नाम दे रहे हैं अपन ऐड। ठीक है सर। अब ऐड किसको करेगा? ये दो नंबर्स को करेगा। ठीक है। और ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि वो दो नंबर्स 5 या 2 ही हों, 7 या 9 ही हो, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो सर बेसिकली हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हम वो दो नंबर्स इसको देंगे कि भाई कौन से दो नंबर्स को ऐड करना है। करेक्ट है क्या? ठीक है सर। तो अगर ऐसा है,
तो वो 2 नंबर्स आके स्टोर कहाँ होंगे? कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा ऐड करने से पहले उनको। यस सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर मैं उसे बताता हूँ कि मुझे 2 नंबर्स चाहिए, 2 वेरिएबल्स मैं बना देता हूँ, एक x नाम से, एक y नाम से, ठीक है? एक x नाम से, एक y नाम से। सर इससे क्या होगा? इनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। मतलब सर ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आपने वेरिएबल्स बना रखे हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है? इनका काम क्या होता है कि सर जो भी डेटा हम भेजेंगे वो डेटा आके कहाँ पे स्टोर होगा? इन्हीं वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होगा, ठीक है? जी सर, बिल्कुल हम समझ गए। ओके, देन सर हम क्या करेंगे? देन इसकी हम बॉडी लिखते हैं। बॉडी में हमें क्या करना है? बॉडी में हमें करना है रिटर्न x प्लस वाई, ठीक है? बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न x प्लस वाई। रिटर्न क्या है सर? रिटर्न एक कीवर्ड है ना? अच्छा सर, अब आप सोच के देखिए, हमने जो भी सम किया है, हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो कि सम को प्रिंट कर दे, या फिर हम ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो कि हमको सम निकाल के दे, ठीक है? तो मान लो पहले हम ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो सिर्फ प्रिंट कर देगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट x प्लस वाई, ठीक है? फिर हमने जब इस फंक्शन को कॉल किया कहीं से, तो हमने लिख दिया 2,5 यहाँ पे। तो सर क्या होगा? ये जो 2 है ये जाके स्टोर होगा किसके अंदर? x के अंदर। फिर जो 5 है वो जाके स्टोर होगा किसके अंदर? y के अंदर, ठीक है? फिर इन दोनों का सम निकलेगा और वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है सर? हम ये बात समझते हैं, है ना? अच्छा, तो ये तो फंक्शन हो गया अपना कौन सा, जो हमें क्या करके देगा? प्रिंट करके देगा इनका एडिशन, इनका सम, ठीक है? अब मान लीजिए हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जो हमें रिटर्न करके दे, क्या करके दे? रिटर्न करके दे x प्लस वाई, ठीक है? अच्छा, अब मान लीजिए जो भी इसका सम आता मैं उसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देता और फिर मैं उस वेरिएबल को प्रिंट करता, ठीक है? अच्छा सर, तो अब क्या होगा? देखिए, जैसे ही अपन फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ से अपन ने फंक्शन को कॉल किया है ना, तो सबसे पहले प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम जब भी चलता है तो इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ डेफिनेशन है। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं कर देते तब तक डेफिनेशन का कोई सेंस नहीं है, वो यूज़ नहीं होगी। फंक्शन को कॉल करने पर ही डेफिनेशन यूज़ होती है, ठीक है? तो भले ये प्रोग्राम में आपके लाइन नंबर 1 पे लिखा हुआ है, लेकिन एग्जीक्यूशन के तौर पे लाइन नंबर 1 क्या होगी एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास में? ये वाली, ठीक है? ये जो मैंने लिखा है फर्स्ट नंबर की लाइन ये होगी जहाँ से अपना एग्जीक्यूशन एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो क्या होने वाला है सर? यहाँ से हमने ऐड को कॉल किया विद 2 एंड 5, तो हम जानते हैं सर 2 चला जाएगा x में, 5 चला जाएगा सर y में। फिर सर क्या होगा? फिर सर ये होगा कि इन दोनों का एडिशन होगा पहले तो x प्लस वाई में कितना आएगा? 7। फिर सर हमने लिखा है रिटर्न 7, और हम जानते हैं कि सर जहाँ से फंक्शन कॉल होता है रिटर्न वैल्यू कहाँ जाती है? वहीं पे जाती है जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। तो सर ये जो 7 रिटर्न वैल्यू है हमारी, ये उड़ के कहाँ आ जाएगी? सर ये उड़ के आ जाएगी इस जगह पर, ठीक है? तो अब क्या होगा? ये पूरा ऐसा गायब सा हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7। अब देखो, तो ये बेसिकली स्टेटमेंट कैसा दिखने लगा आपका? 7 असाइन टू z, कैसा दिखने लगा ये? कि 7 को आप असाइन कर रहे हो किसके अंदर? z के अंदर, ठीक है? अच्छा सर, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल। तो 7 जाके स्टोर हो जाएगा हमारे z के अंदर और फिर हम प्रिंट कर देंगे किसको? z को। किसको प्रिंट कर देंगे हम? z को प्रिंट कर देंगे, ठीक है सर? तो ये हमें समझ में आया कि फंक्शन के अंदर अगर हमें रिटर्न करना होगा तो हम कैसे करेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट का हम यूज़ करेंगे, है ना? नीले से लिखते हैं इसको अपन, ठीक है सर? अच्छा, तो सर ये जो पूरी थी ये हमारी डेफिनेशन थी, ये हमारी बेसिकली बॉडी थी और ये हमारे पैरामीटर्स थे, है ना? ये हमारी बॉडी हो गई, ये हमारी डेफिनेशन हो गई, ठीक है? और ये हमारे पैरामीटर्स हो गए। जब आप फंक्शन को डेटा पास करते हो, जैसे यहाँ पर आपने फंक्शन को कुछ डेटा पास किया है 2,5, तो इनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो कि आप ध्यान में रखें, है ना? तो डेफिनेशन में जो आपने वहाँ पे वेरिएबल्स बना रखे हैं दे आर नोन एज पैरामीटर्स। यहाँ से जो आप वैल्यूज़ पास कर रहे हो दे आर द आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? इनके बेसिस पे ही आप फंक्शन से आर्ग्यू करोगे। अगर कुछ और नंबर होते तो आर्ग्यूमेंट को अलग हो जाता, है ना? वो बोलता कि नहीं यार, अब तुमको 7 और 9 को ऐड करना है या 11 और 10 को ऐड करना है। अभी आपने 2 और 5 भेजा है तो आप उसके साथ आर्ग्यू कर रहे हो कि 2 और 5 को ऐड करके दे मेरे को, ठीक है? ठीक है सर, तो हमें ये समझ में आया। अब सर कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन ये है, ध्यान से सुनिएगा। कंक्लूजन कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले हम फंक्शन की बॉडी लिखते हैं, ठीक है? जैसे कि हमने ये लिखी, तो यहाँ पे बेसिकली डेफ लिखने के बाद में फंक्शन का होता है नेम। क्या होता है? फंक्शन का होता है सर नेम।
उसके बाद में सर हम पैरामीटर्स लिखते हैं उसके, अगर नेसेसरी हो तो, है ना, अगर हमें चाहिए हो तो। सर पैरामीटर ज़रूरी है क्या? नहीं, पैरामीटर होता है ऑप्शनल, ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। कंपलसरी क्या है? फंक्शन का एक नाम तो होना ही चाहिए, दैट इज़ कंपलसरी, बट पैरामीटर्स आर ऑप्शनल, है ना, पैरामीटर्स आर ऑप्शनल रहेंगे, ठीक है, ऐसा कर देते हैं अपन। ओके सर, देन देर इज सम काइंड ऑफ अ बॉडी टू द फंक्शन, है ना, फंक्शन कुछ ना कुछ तो प्रोसेसिंग कर रहा होगा, इसीलिए आपने बनाया है, बेफालतू में क्यों बनाते वरना, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फंक्शन की सर कुछ ना कुछ बॉडी होगी, क्या होगी सर? फंक्शन की कुछ ना कुछ बॉडी होगी। फिर क्या होगा, फंक्शन कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग कर रहा होगा अपनी बॉडी के अंदर, क्या कर रहा होगा सर? कुछ ना कुछ फंक्शन जो है हमारी प्रोसेसिंग कर रहा होगा बॉडी के अंदर, हाँ जी सर, ठीक है। एंड प्रोसेसिंग के बाद माइट भी हो सकता है कि हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करनी हो सकता है ना, रिटर्न सम काइंड ऑफ अ वैल्यू, ठीक है। अच्छा सर, रिटर्न करना हर बार ज़रूरी है क्या? नहीं, रिटर्न करना इज़ ऑप्शनल, ठीक है, रिटर्न करना इज़ ऑप्शनल। सर अगर हम रिटर्न नहीं करते हैं तो क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न होगा? बाय डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड होता है पाइथन का, दैट इज़ नन। नन मतलब कुछ भी नहीं, है ना, तो जस्ट टू रिप्रेजेंट, ठीक है, एक कीवर्ड है पाइथन में नन, दैट रिप्रेजेंट्स नथिंग, ओके। सो अगर आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, आपने नहीं लिखी रिटर्न वाली लाइन, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न होगा? रिटर्न होगा नन, कुछ भी रिटर्न नहीं होगा मतलब, ठीक है सर, ये हम समझ गए। ओके, नाउ व्हाट सर, ये जो पूरी चीज़ है इसको हम डेफिनेशन बोलते हैं, इस पूरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेशन, ओके, ठीक है। देन सर उसके बाद में एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन का कॉल, क्या बोलते हैं उसको? फंक्शन का कॉल। तो मतलब यहाँ से हमने मान लो यही F1 नेम वाले फंक्शन को कॉल किया, तो हम कुछ इस तरीके से कॉल करते हैं सर, और ये कॉल में हम इसको क्या देते हैं? हम कॉल में देते हैं सर आर्ग्यूमेंट्स, है ना। जी सर बिल्कुल। सर आर्ग्यूमेंट्स देना ऑप्शनल है क्या है? इट डिपेंड्स, ठीक है, ये क्या करता है? ये डिपेंड करता है। अगर आपके फंक्शन को पैरामीटर चाहिए तो आपको आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, ठीक है, अगर आपके फंक्शन को पैरामीटर चाहिए तो आपको आर्ग्यूमेंट्स देने ही पड़ेंगे, है ना। एक और इसमें केस बनता है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का, उस पर भी अपन बात करते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए हम इतना समझ गए कि आर्ग्यूमेंट्स हमें देने पड़ेंगे अगर पैरामीटर्स लिखे हुए हैं तो। अगर पैरामीटर्स लिखे नहीं हैं तो फिर हम आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। अगर दोगे तो एरर आएगा, वो बोलेगा कि आप ऐसे फंक्शन को कॉल कर रहे हो जिसकी डेफिनेशन मेरे पास में है ही नहीं। क्या बोलेगा वो? आप ऐसे फंक्शन को कॉल कर रहे हो जिसकी डेफिनेशन मेरे पास में है ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो सर हमें मोटे मोटे रूप से इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा सर, सर अब अगली चीज़ हमें क्या समझनी है ना, हम सर बॉडी समझ चुके हैं, प्रोसेसिंग समझ चुके हैं, रिटर्न कैसे होता है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं सर, पैरामीटर्स क्या होते हैं, इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। एक और चीज़ सर, हम पैरामीटर में 2 ही वेरिएबल बना सकते हैं क्या? नहीं, आप जितने चाहे उतने पैरामीटर्स बना सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिट टू इट, मतलब कि ऐसा नहीं कि 3 ही बना सकते हो या 5 ही बना सकते हो, डिपेंड करता है आपको ज़रूरत कितने की है, ठीक है। जी सर, हम समझ गए। सर अगली चीज़ हमें क्या जानने की आवश्यकता है? चलिए अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं स्कोप के बारे में। किसके बारे में? स्कोप के बारे में। अच्छा सर, सर क्या होता है स्कोप? देखिए, मान लीजिए हमारा ये प्रोग्राम है, ठीक है, ये हो गया हमारा एक प्रोग्राम, है ना। अब इस प्रोग्राम के अंदर हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया 5, ठीक है, सॉरी x नाम से 5, उसमें अपन ने वैल्यू डाली है। अब ये जो वेरिएबल है इसका स्कोप हम बोलेंगे कि प्रोग्राम स्कोप है। क्या है? प्रोग्राम स्कोप है। प्रोग्राम स्कोप मतलब क्या होता है? इसके बारे में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला कि एक्सेस कितनी रहेगी आपको उस वेरिएबल की, मतलब कहाँ कहाँ आप उसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा, उसका लाइफ टाइम क्या रहेगा, ठीक है, एक्सेस क्या रहेगी और लाइफ टाइम क्या रहेगा। अच्छा सर, मतलब ये है कि जैसे आपने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया x, है ना, अब ये डायरेक्ट आपने प्रोग्राम में ही डिक्लेयर किया है, ऐसा नहीं कि किसी फंक्शन के अंदर बना रखा हो। तो इस वेरिएबल का स्कोप क्या हो गया? प्रोग्राम स्कोप। मतलब बनने के बाद यह वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, और सर जब तक प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये वेरिएबल भी ख़त्म नहीं होगा, अनटिल अनलेस आप उसको एक्सप्लिसिटली हटाओ नहीं, ठीक है, तब तक तो नहीं होगा। तो सर प्रोग्राम जैसे ही हमारा ख़त्म हो जाएगा ये वेरिएबल भी मेमोरी पे से ख़त्म हो जाएगा। ये सर हमने सीखा इस पर्टिकुलर वेरिएबल के बारे में जो डायरेक्ट प्रोग्राम के अंदर बनाया हुआ है। सर इस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। क्या बोलेंगे? ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। जी सर समझ गए।
इसको हम सर बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल है जो कि ग्लोबली पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, और प्रोग्राम के ख़त्म होने पर ही इसका जो लाइफ टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम ख़त्म हुआ, वेरिएबल भी ख़त्म हो गया। जी सर। अब मान लीजिए कि इसी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ रहता। अब अपन थोड़ा सा VS कोड पे चलते हैं पहले, है ना। अब मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, देखो। सपोज वही अपन ने x नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें 5 डाल दिया, ठीक है। इसके बाद में अपन ने लिखा डेफ से कुछ भी, अपन एक फंक्शन बना लेते हैं टेस्ट नाम से, ठीक है। ये कुछ भी पैरामीटर्स नहीं लेता, है ना, कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता, इसलिए पैरामीटर्स नहीं लिख रहे बेसिकली अपन। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ z नाम से, और उसमें मैं डालता हूँ 10, ठीक है। फिर मैंने प्रोग्राम के बाहर आने के बाद में पहले कोशिश करी प्रिंट x करने की। तो क्या मैं x को एक्सेस कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, x तो ग्लोबल वेरिएबल है, आप उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने कोशिश करी प्रिंट z करने की। क्या प्रिंट करने की? z करने की। तो सर हमने देखा कि z पे ये एरर दे रहा है ना। क्या बोल रहा है? z इज़ नॉट डिफाइंड। क्या बोल रहा है वो? z इज़ नॉट डिफाइंड। पर z तो हमने सर बनाया है, यहाँ पर बनाया हो तो हुआ है। अब ये है फंक्शन का वेरिएबल, ठीक है। ये जो हमने वेरिएबल बनाया z, ये किसके अंदर बनाया हमने? फंक्शन के अंदर, है ना। तो चलो इसको लिखते हैं अपन डेफ, जो भी हमारा टेस्ट नाम का फंक्शन था, ऐसा ऐसा करके यहाँ पे हमने बना दिया था z, ठीक है। अच्छा, फिर जब हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं प्रिंट z करने की, तो हमको एरर दिखा रहा है कुछ इस तरीके से। तो सर ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। मतलब जो फंक्शन के अंदर सर बना हुआ है, उस फंक्शन के अंदर बने हुए वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, तो सर इस लोकल वेरिएबल का एक्सेस क्या है? मतलब इसको हम कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, इसका स्कोप क्या है? आप इस लोकल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही। क्यों? क्योंकि आपने फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल को बनाया था। तो फंक्शन के बाहर अगर आप चाहोगे कि इस वेरिएबल को हम एक्सेस करें, तो वो एक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर z आ रहा था। तो सर इसकी एक्सेस क्या हो गई? पहले बात तो इसके स्कोप को क्या बोलेंगे अपन? फंक्शन स्कोप, है ना। इसका स्कोप कितना है? इसका स्कोप है टेस्ट फंक्शन जितना, टेस्ट फंक्शन स्कोप, ठीक है। दूसरी चीज़ सर, इसको हम एक्सेस कहाँ तक कर सकते हैं? इसको आप सिर्फ और सिर्फ एक्सेस कर सकते हो इसी फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन के बाहर आप इस z नाम के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। इतनी बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। सर इसका लाइफ टाइम क्या रहेगा? जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होएगा, सॉरी, जैसे ही फंक्शन ख़त्म होगा, फंक्शन की बॉडी है वो एग्जीक्यूट हुई, जैसे ही वो एग्जीक्यूट होकर फंक्शन का काम ख़त्म हुआ, वैसे ही लोकल वेरिएबल भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो एज सून एज द फंक्शन बॉडी एंड्स, एज सून एज द फंक्शन की जो प्रोसेसिंग है दैट एंड्स, लोकल वेरिएबल ऑल्सो एंड्स, ठीक है। लोकल वेरिएबल भी डिलीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जी सर। तो सर हम एक्सेस भी समझ गए, लाइफ टाइम भी समझ गए, है ना। अच्छा, इसको आप एग्जाम्पल और छोटा सा कुछ भी ले सकते हो। देखो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ। मान लो आपका घर है, ठीक है। आपके घर में जो टट्टी बनी हुई रहती है, जो शौचालय बना हुआ रहता है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, आप ही उसको यूज़ कर सकते हो कि दुनिया का कोई भी आदमी आपके घर में आके हक के चला जाता है। ऐसा तो नहीं है सर कि सड़क चलता आदमी आएगा, लो यार 2 मिनट खोलो मैं हक के जा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं होता सर, है ना। लेकिन जो सुलभ शौचालय होते हैं या फिर जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, पब्लिक टॉयलेट में जो चाहे वो जाके और हक के आ सकता है, ठीक है। ये सर हम जानते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि आपके घर का जो टॉयलेट है वो एक लोकल टॉयलेट है, एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है, जिसको सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली एक फंक्शन के अंदर बना हुआ वेरिएबल जो है, एक लोकल वेरिएबल है, उसको सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज़ किया जा सकता है। और जो ये सुलभ शौचालय पब्लिक टॉयलेट है, ठीक है, ये क्या है? ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल टॉयलेट है, इसको कोई भी आके और यूज़ कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। वैसे आपका घर टूटेगा तो आपके घर की जो टट्टी होगी वो भी टूट जाएगी, मतलब जो टॉयलेट होगा वो भी टूट जाएगा। ऐसा तो नहीं घर तोड़ दिया और टॉयलेट छोड़ के चले गए, ठीक है, पूरा ही घर टूटता है। सिमिलरली वैसी फंक्शन ख़त्म होएगा तो लोकल वेरिएबल भी ख़त्म होएगा, है कि नहीं। बट ग्लोबल वेरिएबल कब ख़त्म होएगा? सुलभ शौचालय कब ख़त्म होएगा? जब आप पूरा शहर ही हटा रहे हो। मतलब जस्ट रिलेट विथ इट, ठीक है। ओके, तो सर हम ये समझ गए कि ग्लोबल वेरिएबल क्या है, लोकल वेरिएबल क्या है, और ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, इनका लाइफ टाइम क्या होता है और इनका एक्सेस क्या होता है, ठीक है। अच्छा सर, अब तो थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली अपन समझते हैं इस चीज़ को, है ना। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मान लो अभी ये एरर दे रहा है, यहाँ पर मैं z नाम से ग्लोबल वेरिएबल बना दूँ अगर, ठीक है,
तो अब देखो एरर नहीं दे रहा है वो, है ना। तो अब ये z को कौन सा वाला z मान रहा होगा, जो हमने यहाँ पर बना रखा है। अगर मैं इस पर होवर भी करूँ तो देखो लिटरल 2, ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हैं। ये देखिए, इस पर होवर किया मैंने, ये देखो वैल्यू कितनी दिखा रहा है इसकी 2। मतलब ये अंदर वाला z नहीं है, ये कौन सा है, ग्लोबल वाला z है, ठीक है। अच्छा सर, तो सर अब हमें कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि अगर हमने ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स सेम नाम से बना दिए तो क्या होगा, ठीक है। क्या होगा अगर हमने ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल सेम नाम से बना दिए, चलिए देखते हैं। अब इसी पे अपने को अगली बात करनी है ना। मान लो अपन एक फंक्शन बनाते हैं डेफ चेंज नाम से, ठीक है। किस नाम से फंक्शन बनाया, चेंज नाम से। इसको से मैंने एक वेरिएबल दिया x, y, ठीक है, 2 दे देते हैं अपन पैरामीटर्स। x की वैल्यू फंक्शन के अंदर आने के बाद में मैं करता हूँ 5, ठीक है, और y की मैं कर देता हूँ 10, चलेगा, ओके। फिर मैं प्रिंट कर दूंगा x, y, ठीक है, या फिर पहले ऐसा करते हैं अपन इनसाइड लिख देते हैं, जिससे अब अपन पता चल जाएगा कि अपन कहाँ प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। इनसाइड x, y। अच्छा, ये मैं क्यों बना रहा हूँ, सिर्फ एक टेस्ट करके आपको दिखाने के लिए, है ना। अच्छा, फिर अपन सर प्रोग्राम के अंदर क्या लिखेंगे, पहले अपन यूज़र से कुछ इनपुट लेंगे। यूज़र से इनपुट छोड़ो, वैसे ही ले लो आप। x में डाला अपन ने 10, y में डाला अपन ने 5, ठीक है सर। उसके बाद में अपन ने क्या किया, उसके बाद में अपन ने पहले प्रिंट किया बिफोर कॉल, ठीक है, कॉल करने से पहले x और y की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में हमने फंक्शन को कॉल किया चेंज x, y, ठीक है। फिर हमने प्रिंट किया आफ्टर कॉल, क्या प्रिंट किया, आफ्टर कॉल, मतलब फंक्शन को कॉल करने के बाद x और y की वैल्यू, ठीक है। अपन सिर्फ ऑब्जर्व करके देख रहे हैं कि चीज़ें क्या हो रही है। अच्छा सर, हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि जो डेफिनेशन है उससे एग्जीक्यूशन चालू नहीं होगा। एग्जीक्यूशन तो बेसिकली एक तरह से यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे नंबर 1 लाइन डालते हैं, सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ ये x में कितना चला गया 10। ये कौन सा x है, ये ग्लोबल वाला x है, ठीक है। ये कौन सा x है, ग्लोबल x है ये। अच्छा सर, फिर दूसरी लाइन में y में चला गया 5, y भी कौन सा है, ग्लोबल वाला। फिर तीसरी लाइन पे अपन ने प्रिंट किया बिफोर कॉल x, y, तो क्या प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में, सर आउटपुट में हमें मिलेगा बिफोर कॉल, ऐसा प्रिंट होगा, और फिर x और y की वैल्यू दैट इज़ 10 एंड 5, ठीक है। फिर सर यहाँ पर अपन ने फंक्शन को कॉल किया चौथी लाइन पे। जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया तो अब उठ के आप कहाँ चले जाओगे, अब आप उठ के आ जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो सर हमने सॉरी यहाँ पर x और y, हाँ ये जो x था और ये जो y था, ये x और y कौन कौन से हैं, ये वाला x और ये वाला y। सर ये ग्लोबल वाले हैं जिसकी वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू है 5। तो मतलब 10 और 5 अपन भेजना चाह रहे हैं हमारे इस फंक्शन को। अच्छा सर, तो ये 10 आके और स्टोर होगा किसके अंदर, इस वाले x के अंदर, ठीक है। और ये जो 5 है ये आके स्टोर होगा किसके अंदर, ये होगा इस वाले y के अंदर। अच्छा सर, ये x और ये वाले y कौन से हैं, लोकल वाले, कौन से हैं, लोकल वाले। अच्छा सर, मतलब वो बाहर वाले x और y अलग वेरिएबल्स थे और अंदर वाले अलग हैं। हाँ जी, नाम सेम है लेकिन हैं अलग अलग, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो सर ये हो गए हमारे x और y लोकल वाले वेरिएबल्स। तो ये 10 आया इसके अंदर, 5 आया इसके अंदर। अब क्या होगा सर, अब जो लाइन होगी अगली एग्जीक्यूशन की, मान लीजिए 5th लाइन ये है, तो क्या होगा, 10 आया था x के अंदर पर आपने उसको रिप्लेस करके क्या कर दिया, 5 कर दिया। फिर आपने y में आया था 5, उसको आपने रिप्लेस करके क्या कर दिया, 10 कर दिया। फिर आपने किया प्रिंट इनसाइड एक्स वाई, तो अब स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, इनसाइड, ठीक है, ऐसा कॉलन लगा के x और y की वैल्यू दैट इज़ 5 एंड 10, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब हमने 5 और 10 जो लिखा है तो ओरिजिनल x और y की वैल्यू चेंज हो गई क्या, नहीं 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 नहीं, अभी अपन आते हैं आगे, ठीक है। सर ये 7th लाइन, फंक्शन ख़त्म हो गया, फंक्शन ख़त्म हो गया तो अपना वापस से जो हैंडल है या जो कंट्रोल है वो कहाँ पर आ जाएगा, अगली लाइन के ऊपर, दैट इज़ ये वाली लाइन। तो 8th लाइन कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। जब तक फंक्शन चल रहा था तो कंट्रोल उसके अंदर गया था, फंक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ तो अपना कंट्रोल वापस मेन प्रोग्राम में आ चुका है। फिर सर हमने प्रिंट किया आफ्टर कॉल, ठीक है, क्या किया सर, आफ्टर कॉल। आफ्टर कॉल एक्स और वाई की वैल्यू कितनी रहेगी, सोच के देखो। ये वाले जो थे ये लोकल वाले थे, है ना, ओरिजिनल एक्स एंड वाई नहीं है, मतलब ओरिजिनल नहीं बोलूँगा, ग्लोबल वाले एक्स और वाई नहीं है ये कौन सा वाले हैं, लोकल वाले। तो ग्लोबल वाले एक्स और वाई तो अभी भी वही रहेंगे, ओके। अच्छा सर, मतलब हमने जो अंदर वेरिएबल्स बना रखे हैं उनका सिर्फ नाम सेम है,
ठीक है, लेकिन वो अलग मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है। और ये अंदर वाले एक्स और वाई लोकल वेरिएबल्स है, बाहर वाले एक्स और वाई क्या है, ये सर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ठीक है सर, हम समझ गए। देन सर इसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब सर हम ये जो पैरामीटर्स बनाते हैं ये एक्चुअली फंक्शन के अंदर बने हुए हैं, हाँ जी ये फंक्शन के अंदर बने हुए हैं, ये लोकल वेरिएबल्स रहते हैं, ठीक है। सर अब मान लीजिए अगर मुझे ग्लोबल वाले की ही वैल्यू चेंज करनी होती फंक्शन के अंदर से, तो मैं क्या करता, मैं ये नहीं चाहता कि बाहर वाले की चेंज हो, मैं चाहता हूँ अंदर वाले की ही वैल्यू चेंज हो, ठीक है, क्या हो, अंदर वाले की ही वैल्यू चेंज हो। तो मैं क्या करूँगा, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एक छोटा सा कीवर्ड है यहाँ पर, हम सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। चेंज फंक्शन में भी फिर हमको ये पास नहीं करना पड़ेगा, इसको अपन नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अपने फंक्शन के अंदर, यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले कीवर्ड दैट इज़ ग्लोबल, क्या लगाएंगे, ग्लोबल कीवर्ड लगाया मैंने। ग्लोबल लगाने के बाद मैं लिखूंगा x, y, ठीक है। तो मैंने उसको क्या बताया कि भाई मैं जो x और y इस लाइन के बाद से, इस लाइन के बाद से फंक्शन के अंदर मैं जो x और y यूज़ करना चाहता हूँ वो कौन से होने वाले हैं, वो ग्लोबल वाले होने वाले हैं। वो कौन से होने वाले हैं, वो ग्लोबल x और y होने वाले हैं, ठीक है। तो फिर अगर मैंने यहाँ पर लिखा x और इसके अंदर मान लो मैंने डाल दिया 5 और y के अंदर डाल दिया 10, ठीक है, और फिर प्रिंट किया इनसाइड, ऐसे स्ट्रिंग लगा लो आप, ठीक है, x, y। तो सर आउटपुट कैसे चेंज होगा, सोचिए, चेंज फंक्शन कॉल हुआ, अंदर गए, आपने देखा और उसको बोला कि यार ग्लोबल वाले एक्स और वाई यूज़ करना है, मतलब ये जो नए आपने एक्स और वाई लिखे हुए हैं ये एक्चुअली नए वेरिएबल्स नहीं हैं, ये नए नहीं हैं, ठीक है, या ये न्यू वेरिएबल्स नहीं है, ये कौन से हैं, ये ग्लोबल वाले जो एक्स और वाई हम पहले से बना चुके थे वही वाले यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ग्लोबल एक्स में पहले 10 था, अब हमने 5 डाल दिया तो 5 आ गया। ग्लोबल वाई में पहले 10 था, सॉरी 5 था, तो हमने 10 डाल दिया, 10 आ गया। अब जब आफ्टर कॉल की बात आएगी तो आफ्टर कॉल में 10 और 5 नहीं रह जाएगा, अब आपने डायरेक्ट ओरिजिनल में चेंज किया है, तो एक्स हो चुका होगा 5, वाई हो चुका होगा 10। अच्छा सर, मतलब यहाँ पे हमने सीखा एक नई चीज़ दैट इज़ ग्लोबल कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड सीखा हमने, ग्लोबल कीवर्ड, कि अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करेंगे और उसकी मदद से हम ग्लोबल वेरिएबल्स में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं लिखते तो ये एक्स और वाई को नॉर्मल लोकल वेरिएबल्स मान लिया गया होता, क्या मान लिया गया होता, लोकल वेरिएबल्स मान लिया गया होता, ठीक है, और फिर आपके ओरिजिनल वाले पे कोई चेंज नहीं आता, इसलिए ग्लोबल लिखना ज़रूरी था क्योंकि हम चेंज करना चाहते थे पर्पसली, ठीक है। सर इतनी बातें तो हम समझ गए कि ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है और हम कैसे ग्लोबल कीवर्ड को यूज़ करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स अलग होते हैं, लोकल वेरिएबल्स अलग होते हैं, इनकी लाइफ टाइम एक्सेस, ये सारी बातें हम जान चुके हैं, ठीक है सर, अच्छी बात है ना। हम सर रिटर्न के बारे में भी जान चुके हैं, ठीक है सर। अब सर हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद अब अपने को पढ़ना है, आइए समझते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वट एवर यू वांट टू कॉल, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ओके, तो सर इससे क्या होता है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट से क्या होता है, देखिए डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही सिंपल सी बात कहते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं कि मान लीजिए आपको कुछ पैरामीटर्स बनाने हैं, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि उन पैरामीटर्स की कुछ हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दें, ठीक है। हो सकता है यूज़र फिर बाद में आर्ग्यूमेंट डाले, हो सकता है नहीं भी डाले, तो नहीं डालेगा तो कौन सी यूज़ कर लेंगे, डिफ़ॉल्ट वाली, और डाल देगा तो उसने जो भेजा है वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा डेफ एड एक्स, ठीक है, एक्स में दे दिया, मान लो मैंने एक्स में कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तो एक्स तो आपको देना कंपलसरी है। अगर मैंने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं दिया और यहाँ पर एक एक्स नाम का पैरामीटर बनाया है, इसकी वैल्यू आपको देनी ही पड़ेगी फंक्शन को कॉल करते टाइम। वाई में मैंने डाल दिया मान लो 5, कितना डाल दिया, 5 डाल दिया, ओके सर। फिर इसके अंदर मैंने किया प्रिंट एक्स प्लस वाई, चलेगा, ठीक है सर। अब ऐड करते टाइम मैंने क्या किया, ऐड करते टाइम मैंने x की वैल्यू डाल दी 2, ठीक है, और बस ऐसे ही कॉल कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने, y की वैल्यू नहीं दी। तो जब मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, ये 2 तो यहाँ पर उठ के चला जाएगा, ठीक है, और y की वैल्यू उसके पास ऑलरेडी है तो वो कोई एरर क्रिएट नहीं करेगा और आपको सिंपल से सम दिखा देगा कितना, 7, है ना। मान लो अगर यहाँ पे 5 नहीं होता तो एरर आ ही जाता क्योंकि वो बोलता भाई एक और चाहिए, डेफिनेशन ही मैच नहीं हो रही, पर अभी डेफिनेशन मैच हो रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है।
ठीक है सर। और अगर मान लो यहाँ पर भी मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी होती 2 ऐसा करके, तो फिर मुझे एक्स भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना? मतलब अगर तुमको कोई स्पेशली अलग से नंबर्स ऐड करने हैं तो सीधी सी बात है तुम डालोगे ही। मैं जस्ट तुमको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स डले हुए हों, ठीक है? ये क्या है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ये क्या है ये है सर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है? अगर ये पहले से डला हुआ है सो देयर इज़ नो नीड एक्चुअली कि आप उसको डालें, है ना? अगर आपको ओवरराइड करना है, कुछ नया आर्ग्यूमेंट डालना है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा फंक्शन एरर जनरेट नहीं करने वाला, ठीक है? ओके। अच्छा, एक और चीज़ देखो, सबसे पहले ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाला अपन एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने लिखा डेफ ऐड, ठीक है? एक्स नाम से वेरिएबल बनाया, उसको मैं आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 5 बना दिया, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, प्रिंट, क्या हो रहा है ये, एक्स प्लस वाई, ठीक है? फिर मैंने यहाँ से ऐड को कॉल किया। अब जैसे ही मैंने इसको ऐसा ब्रैकेट लगाया तो देखो वो खुद ही डेफिनेशन बता रहा है उसकी कि एक्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं, वाई में पहले से एक इंटीजर डाला हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है 5, वाई में पहले से एक इंटीजर डाला हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है 5, और फिर यहाँ पे इसने एरो लगा के और लिखा है नन। तो ये एरो जो है इसका मतलब है कि वो रिटर्न क्या करता है फंक्शन, तो हम जानते हैं हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, तो इसलिए वो लिखा रहा है नन, ठीक है? तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा। अच्छा सर, अब सर एक्स की वैल्यू हम दे देते हैं 5 और इस फंक्शन को सिंपली रन कर देते हैं। कोई एरर आएगा क्या सर? कोई एरर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि y की वैल्यू ऑलरेडी उसके पास है। तो देखिए 5 और 5 कितना प्रिंट हो गया, 10, है ना? इनका एडिशन कितना होता है 10, ठीक है सर। अच्छा, अब मान लीजिए अगर मैं चाहता कि यहाँ पर x की वैल्यू दे दूँ, ठीक है? तो ये देखिए एरर बता रहा है कुछ, क्या एरर बता रहा है, नॉन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है? क्या दिक्कत है? वो बोल रहा है कि आपने एक ऐसा आर्ग्यूमेंट दे रखा है, या फिर आप ये कह रहे हैं कि आपने एक ऐसा पैरामीटर बना रखा है, ठीक है, जो एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को फॉलो कर रहा है। तो पाइथन या कोई भी लैंग्वेज में सिंपल एक रूल होता है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा राइट में होने चाहिए। दैट मीन्स आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पर एक वेरिएबल, मतलब यहाँ पे एक पैरामीटर बनाया, उसको डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे दिया, लेकिन इसके आगे वाले को नहीं दिया, ठीक है? जस्ट इट्स अ सिंपल रूल दैट यू नीड टू फॉलो, ठीक है? तो अगर आपने यहाँ पर एक पैरामीटर बनाया और इसको डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिया है तो इसके आगे वाले को भी आपको देना पड़ेगा, लेकिन उल्टा नहीं है ना? मतलब उल्टा केस अप्लाई नहीं होता। आप राइट साइड दे सकते हैं, लेफ्ट साइड ना दो चलेगा, ठीक है? तो इतना हम समझ गए कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हमें फिर राइट साइड में देने पड़ेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके पहले जितने हैं उनमें आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट ना दो तो चल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे मैंने y लिख दिया और इसके बाद एक और मुझे पैरामीटर बनाना था z, तो उसको ऐसे नहीं बना सकता मैं, उसको कुछ ना कुछ तो मुझे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है सर? इतनी बात सर हम समझ गए कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हमारे क्या होते हैं, अच्छी बात है। अब सर और क्या क्या है इसमें, देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ग्लोबल कीवर्ड के बारे में पढ़ लिया, है ना? हमने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स समझ लिए, ठीक है? और हमने क्या क्या समझ लिया, और सर हमने स्कोपिंग समझ ली कि किसका कितना स्कोप होता है, ठीक है? और सर हमने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट समझ लिए, सर हमने रिटर्न कैसे होती है वैल्यू वो भी समझ लिया, ठीक है? सर हमने फंक्शन की बॉडी कैसे लिखते हैं, सर हमने वो भी समझ लिया, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ें हमने अभी तक समझ ली है। सर अब क्या है, देखिए अभी तक अपन जितने भी फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स देते आ रहे थे वो लिमिटेड थे। लिमिटेड इन द सेंस व्हाट, देखिए अगर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है से इस टाइप से x कॉमा वाई, है ना? तो इसको मैं कितने नंबर्स दे सकता हूँ ऐड करने के लिए? सर आप 2 नंबर दे सकते हैं इसको ऐड करने के लिए, बिल्कुल। अब अगर मुझे 3 देने होंगे तो सर आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। सर अगर मुझे 50 देने होंगे तो सर ये तो लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम 50 वेरिएबल्स थोड़ी ना बनाएंगे, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो फिर सर हम क्या करें? ठीक है, फिर आते हैं अपन अगले टॉपिक पे, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। क्या पढ़ना है अपने को? वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है? आप जस्ट इसको देखें, इसके नोट्स ढंग से बनाएं, आपको समझ में आ जाएगा। अनटिल एंड अनलेस यू डू सम काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस, प्रॉपर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली हैं, ठीक है? तो वो विद टाइम अपन जैसे आगे प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे, सो थिंग्स विल गेट क्लियर टू यू, है ना? आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा, अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है सर? मान ली हमने बात, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर आगे बढ़ें। हाँ, तो आपने बोला सर कि प्रॉब्लम ये थी, क्या प्रॉब्लम थी? अगर मुझे 50 नंबर ऐड करने तो मैं यहाँ पर 50 पैरामीटर तो नहीं बना सकता, तो मैं क्या करूँ? ठीक है
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टार आर्क्स, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? स्टार आर्क्स, है ना। अच्छा, अब ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ जिसको अपन बोलते हैं टपल अनपैकिंग। क्या बोलते हैं? टपल अनपैकिंग। देखिए, मान लीजिए मैंने एक टपल बनाई। क्या बनाई? टपल आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। ऐसे करके मैंने एक टपल बनाई, इसके अंदर डाला 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, हाँ। फिर मैंने प्रिंट किया किसको? एक्स को, ठीक है, जो कि हमारी एक टपल है। तो क्या होगा सर? कुछ नहीं, स्क्रीन पे पूरी की पूरी टपल प्रिंट हो जाएगी। ये रही 1 2 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं एक्स के आगे यहाँ पर एक स्टार लगा दूँ, क्या किया मैंने? एक्स के आगे सर एक स्टार लगा दिया, और फिर मैं इसको रन करूँ, तो आप देखेंगे 1 2 और 3 तीनों अलग अलग वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं, ठीक है। क्या हुआ? तीनों वैल्यूज़ अलग अलग प्रिंट हुई हैं। अब ये एक टपल नहीं रही, 3 इंडिविजुअल वैल्यूज़ हमें मिली हैं। दिस इज़ नोन एज टपल अनपैकिंग। मतलब हमने क्या किया? टपल्स को अनपैक कर दिया। क्या कर दिया? टपल्स को, सर टपल्स को हमने अनपैक कर दिया। अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है। नाउ व्हाट? देखिए, अब मान लीजिए मेरे पास में ये ऐड फंक्शन था, ठीक है। मैं इसको बहुत सारी वैल्यूज़ देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसी वैल्यूज़ दे दी, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है स्टार आर्क्स। तो क्या हुआ कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ उठ के गई यहाँ पे, और ये काइंड ऑफ पैक हो गई एक टपल के अंदर। किसके अंदर पैक हो जाएंगी? ये टपल के अंदर पैक हो जाएंगी। किसके अंदर पैक हो जाएंगी सर? टपल के अंदर पैक हो जाएंगी। अच्छा, ऐसा है क्या सर? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो अब क्या होगा सर? ये जो हमने 1 2 3 4 5 भेजे थे, इसका मतलब है कि हमारे पास में आर्ग्स नाम से एक टपल बन जाएगी जिसके अंदर इस टाइप से एलिमेंट्स होंगे। करेक्ट? यस सर, बिल्कुल करेक्ट, है ना। आर्ग्स नाम से हमारे पास में एक टपल बन जाएगी, ट्यूपल टपल जो भी बोलना चाहें आप। उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे हमारे जो एलिमेंट्स हमने पास किए थे वो पैक हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या था? इन सबको ऐड करना था। तो हम जानते हैं कि इनको ऐड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक सम नाम का वेरिएबल बना लेंगे। ये लूप्स में हमने सीखा था, ज़ीरो करके इनिशियलाइज कर देंगे ज़ीरो से। फिर सर हम एक फॉर लूप चला सकते हैं, फॉर आई इन आर्ग्स, ठीक है। क्या किया अपन ने? फॉर आई इन आर्ग्स। सर इससे क्या होगा? जो भी हमारा आर्ग्स है, आर्ग्स क्या है? बेसिकली एक टपल है, ठीक है। तो टपल के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं एक एक करके काय में आती जाएंगी? आई के अंदर। किसकी मदद से? ये जो अपन ने इन लगा रखा है इसकी मदद से, ठीक है। तो अपन बोल रहे हैं कि आई की हर वैल्यू के लिए किसके अंदर? टपल के अंदर, ठीक है, जो कि होगी 1 2 3 4 5। आप क्या करते जाइए? इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करते जाइए फॉर लूप की, जो कि क्या होने वाली है? सम प्लस इक्वल्स आई। करेक्ट है? ऐसे ही निकालते थे हम सम। सर फॉर लूप में हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले भी। तो सर हम क्या करेंगे कि सम प्लस इक्वल्स आई लिख देंगे। तो मतलब आई में पहली वैल्यू आएगी 1, तो 1 0, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर 2 आएगी तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। फिर सर 3 आएगी तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। फिर सर 4 आएगी तो 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। फिर सर 5 आएगी तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। और ऐसे करके सर हमारा लूप खत्म हो जाएगा। आखिरी में हम प्रिंट कर देंगे मान लीजिए सम लूप के बाहर, ठीक है। तो जो भी हमारा सम था वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। दैट अभी के लिए वो हो गया 15। करेक्ट है? हाँ। अब मान लो अगर मैंने इसमें और वैल्यूज़ दी होती 6 7 8, तो क्या हुआ होता? ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ उठ के गई होती किसके पास? स्टार आर्क्स के पास। और आर्क्स नाम के एक वेरिएबल में एक टपल स्टोर हो गई होती 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस टाइप से एक पूरी की पूरी टपल 1 से लेके 8 तक किसके अंदर स्टोर हो जाएगी? आर्ग्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, है ना। फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास एक टपल मिल गई है, हम जानते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड कैसे करना है। एक सम नाम का वेरिएबल बनाइए, उसको इनिशियलाइज कर दीजिए जीरो नाम से, जीरो वैल्यू से। फिर एक फॉर लूप लगाओ फॉर आई इन आर्ग्स, ठीक है। तो आई को एक एक करके वैल्यू मिलती जाएगी आर्ग्यूमेंट्स में से, मतलब सॉरी आर्ग्स नाम की टपल में से 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड देन सिंपली आप उसको ऐड कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो सर एक बार हम इसको ट्राई करके देखते हैं। चलिए बिल्कुल ट्राई करके देखते हैं। क्या लिखा अपन ने? डेफ ऐड, ठीक है, स्टार आर्ग्स। इसके अंदर क्या किया? एक सम नाम से वेरिएबल बनाया, फिर फॉर लूप चलाया आई इन आर्ग्स, ठीक है। उसके बाद सर क्या किया? सम प्लस इक्वल्स कर दिया सर हमने आई, 1 नहीं आई, ठीक है। उसके बाद सर क्या किया हमने? उसके बाद सर प्रिंट कर दिया प्रिंट सम, ठीक है। फिर सर हमने ऐड को कॉल किया। पहले मान लो अपन कॉल करते हैं 1 और 2 के साथ, फिर हम ऐड को कॉल करते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ भी आप नंबर्स दे सकते हैं,
है ना, ऐसे कोई लाइन से देना ज़रूरी नहीं है। फिर मान लो मैंने दे दिया 15, है ना, 15, 18, 12, ऐसे 3 नंबर्स दे दिए। अब देखो हर बार मैं ऐड फंक्शन को अलग अलग लेंथ के आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ। कभी तो आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ 2 है, कभी 5 है, कभी 3 है, मतलब कभी मैं 2 आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, कभी 5 दे रहा हूँ, कभी 3 ही दे रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। अब कोई लेंथ फिक्स नहीं है कि इतने ही दूंगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड जब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो आप देखेंगे तीनों के सम हमें मिल गए। पहले का 3 है, फिर 15 है, और फिर 45 है। ठीक है सर, ये तो बहुत सही चीज़ है, बिल्कुल बहुत सही चीज़ है ना। अच्छी बात है सर, ये हमें समझ में आ गया कि हमें वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स को किस टाइप से यूज़ करना है। अच्छा सर, अगर मैं यहाँ पे आर्क्स की जगह मान लो ऐसे कुछ वैल्यूज़ नाम से वेरिएबल बना देता, और यहाँ पे भी सर मैं अगर वैल्यूज़ नाम से वेरिएबल बना देता, तो सर कोई एरर आता क्या? नहीं भाई, कोई एरर नहीं आता, प्रोग्राम आपका फिर भी चलेगा। बस अब आर्क्स नाम के वेरिएबल की जगह कौन सा वेरिएबल हो गया? वैल्यूज़ नाम का वेरिएबल। तो आपका जो टपल है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी? वैल्यूज़ नाम के वेरिएबल के अंदर। आती की बात समझ में अपने को? हाँ जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना। तो सर आर्ग्स क्यों रखा था वैसे आपने? यार कुछ नहीं, वो आर्ग्स आर्ग्यूमेंट्स ऐसा थोड़ा रिलेटेड होता है ना, तो अच्छा लगता है सुनने में। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स छोटा कर दिया आर्ग्स। ठीक है चलिए, तो सर हमें एक तरीका तो ये समझ में आया है ना। सर और क्या क्या होता है? ठीक है, और देखते हैं अपन। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट में एक और तरीका है, उस पर आएंगे अभी अपन। ठीक है, अब एक चीज़ अपन बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ, इधर ही बनाते हैं अपन। इसको हटाते हैं पहले, तो ये हटा दिया अपन ने। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ, इधर लिखा ऐड। ठीक है, फिर इधर मैंने से दिया एक्स, और इसमें मैंने डाल दिया कुछ मान लीजिए, या कुछ भी नहीं डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स वाई डाल दीजिए। यहाँ पे अपन प्रिंट कर देंगे एक्स प्लस वाई, चलेगा? ठीक है, अब देखिए जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं, तो फंक्शन को कॉल करते टाइम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x=5, ठीक है, कॉमा y=7। क्या किया मैंने? x=5, y=7, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली कि ये जो x नाम का मेरा वो है पैरामीटर है, उसके अंदर मैं 5 डाल रहा हूँ। ठीक है, y नाम का जो पैरामीटर है उसके अंदर मैं 7 डाल रहा हूँ। जब आप नॉर्मली लिखते हो 5,7, तो अपने आप भी वो उठ के और जाते उनके अंदर ही हैं। 5 जाएगा x में, 7 जाएगा y में। ठीक है, बट अभी क्या किया, अभी मैंने इनको एक्सप्लिसिटली, ठीक है, अलग से मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि मैं 5 डाल रहा हूँ एक्स में, 7 डाल रहा हूँ वाई में। ठीक है, तो सर हम ऐसा कब करते हैं? जस्ट फॉर क्लैरिटी, कभी कभी हमें ऐसी इस टाइप की चीज़ें करनी पड़ जाती है। ठीक है, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अच्छा सर, हम और क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर इसमें मैं इसको यहाँ करता हूँ, इसको यहाँ करता हूँ, ठीक है, तो देखिए अभी भी सर इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है ना। और अगर हम इसको चलाएंगे तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ रही है? 12 आ रही है। तो मतलब अगर आप नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स, इसको अपन बोलते हैं नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स, है ना, कि आपने आर्ग्यूमेंट का नेम भी दिया हुआ है कि हम ये वैल्यू इसमें डाल रहे हैं, ये वैल्यू इसमें डाल रहे हैं, तो उसका आप ऑर्डर भी बदल सकते हैं। नॉर्मली अगर आप ऑर्डर बदलोगे, मान लो आपने 7,5 लिखा, तो 7x में चला जाएगा और 5y में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऐसा स्पेसिफाई किया हुआ है कि 7y में ही जाना चाहिए, तो y में ही जाएगा। ठीक है चलिए, सर हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम अगली चीज़ पे आते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स में ही। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डबल स्टार क्वाग्स। क्या बोलते हैं? डबल स्टार क्वाग्स। सर ये क्या होता है? फुल फॉर्म है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। क्या है? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। सर ये क्या होता है? देखिए, जैसे अपन ने बात की थी कि टपल अनपैक हो जाती है, वैसे ही अब अपन बात करेंगे डिक्शनरी की पैकिंग की, या टपल पैकिंग की बात की थी, अब अपन बात करेंगे डिक्शनरी की पैकिंग की। ठीक है, तो देखना मैं क्या करता हूँ ध्यान से। सबसे पहले अपन ने लिखा डेफ एड डबल स्टार क्वाग्स। पहले अपन ने स्टार आग्स लिखा था, अब मैं लिख रहा हूँ डबल स्टार क्वाग्स। ठीक है, फिर सर हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक सम नाम का वेरिएबल जो कि इनिशलाइज होगा 0 से। ठीक है, फिर मैंने लिखा फॉर मान लीजिए आप x, y, ठीक है, इन क्वाग्स डॉट आइटम्स। क्या लिखा मैंने? फॉर x, y इन क्वाग्स डॉट आइटम्स, है ना। अब मैं पहले आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। डेफ एड डबल स्टार क्वाग्स,
फिर सम नाम का वेरिएबल बनाया, 0 से इनिशलाइज किया, है ना। आगे क्या लिखा, आगे लिखा सर हमने फॉर x कॉमा वाई, ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख लो की कॉमा वैल्यू इन क्वार्क्स डॉट आइटम्स, ठीक है। इसके बाद में सम प्लस इक्वल्स, पहले मैं प्रोग्राम बना दे रहा हूँ जिससे मेरे को समझाने में आपको आसानी होगी, वैल्यू, है ना। और यहाँ पे अपन प्रिंट कर देंगे की कॉमा की, ठीक है, एंड वैल्यू कॉमा वैल्यू, ठीक है सर। और फिर सर हम आखिरी में जो है फॉर लूप के बाहर आके प्रिंट करेंगे क्या, सम, ठीक है। फिर से हम इसको कॉल करते हैं एक बार। सबसे पहले कॉल कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन ने डाला, मान लो फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, इक्वल्स टू, डाला हमने 5, कॉमा लगाया, ठीक है। क्या हुआ, एरर क्यों बता रहा है, कॉलन। और उसके बाद में हमने डाला क्या, अरे यार ये एरर क्या है, अच्छा हाँ सॉरी, अभी ठीक है। और हमने डाला सेकंड नंबर एंड देन वो डिक्शनरी फॉर्मेट में लिख दिया था मैंने, ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है मैं, ठीक है। जी सर, तो ऐसे हमने कॉल किया इस फंक्शन को, ठीक है। अब मैं अगर आपको पहले एक बार चला के दिखा देता हूँ फंक्शन कि क्या होने वाला है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन ने इसको रन किया, देखिए सबसे पहले हमें मिला की जो थी वो थी फर्स्ट नम, और जो वैल्यू थी वो हमें मिली 5। फिर जो की थी वो थी सेकंड नम, और जो वैल्यू मिली वो मिली 10, और इनका जो सम था वो हमें मिला 15, ठीक है। अच्छा सर, मतलब हुआ क्या, देखिए यहाँ पे अपन आगे लिख देते हैं, प्रिंट करके वो जो भी लाइन थी वो लिख दी अपन ने। फिर यहाँ पे सम प्लस इक्वल्स वैल्यू कर दिया, ठीक है। इसको आप की कॉमा वैल्यू कर लो, ओके। फिर सर हमने प्रिंट किया सम को, ठीक है। इसको अपन उठा के थोड़ा ऊपर खसका देते हैं, यहाँ पे रख लो। फिर हमने सर यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पे लिखा फर्स्ट अंडरस्कोर नम इक्वल्स टू 5, और सेकंड अंडरस्कोर नम इक्वल्स टू मान लो 10, ठीक है। अच्छा अब सर क्या होगा, देखिए जब यहाँ पर आपने लिखा है ऐड फर्स्ट नंबर इक्वल्स 5 सेकंड नंबर इक्वल्स 10, तो इसका मतलब बेसिकली आपने यहाँ पर एक की जनरेट करी डिक्शनरी की, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, पहली की हो जाएगी डिक्शनरी की, आप ऑलरेडी जानते हैं, और ये हो जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने एक और की बनाई, और यहाँ पर आपने एक और वैल्यू बनाई, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें और ये दोनों चीज़ें, ये पूरा का पूरा उठ के गया काय के अंदर, क्वाग्स नाम के वेरिएबल के अंदर। किसके अंदर गया, क्वाग्स नाम के वेरिएबल के अंदर। और ये डबल स्टार की वजह से इसकी हुई पैकिंग। अब ये पैकिंग होके दिखने कैसा लगा, बेसिकली क्वाग्स नाम के वेरिएबल के अंदर एक गई डिक्शनरी, और इस डिक्शनरी के अंदर पहली की थी फर्स्ट अंडरस्कोर नम, और इस की वैल्यू थी 5। फिर कॉमा लगा के दूसरी की थी सेकेंड अंडरस्कोर नम, ठीक है, और इसकी वैल्यू थी कितनी, 10। और फिर ये हमारी जो डिक्शनरी थी ये बेसिकली ख़त्म हो गई, है ना। अच्छा सर, मतलब सर ये था कि पिछली बार अपन ने आर्ग्यूमेंट्स भेजे थे तो वो टपल गई थी, इस बार सर डिक्शनरी बन के जा रही है। हाँ जी बिल्कुल। और सर हमने जो ये वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है दैट इज़ बेसिकली द की, है ना, मतलब फर्स्ट नाम में की है, सेकंड नाम में की है, 5 और 10 उनकी वैल्यूज़ हैं। हाँ जी बिल्कुल। और फिर ये जाके क्वाग्स नाम के वेरिएबल के अंदर एक डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर हो गया। हाँ बिल्कुल। अब सर हमें अगर इसमें से वैल्यूज़ निकालनी है 5 और 10 ऐड करने के लिए, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आपके पास में दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ वाली मेथड यूज़ कीजिए, है ना, डॉट वैल्यूज़ अपन ने एक मेथड पढ़ी थी, तो अपने को वैल्यूज़ मिल जाएंगी। फिर एक फॉर लूप लगाइए फॉर एक्स इन वैल्यूज़ करके, फॉर एक्स इन क्वाग्स डॉट वैल्यूज़, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्या लिखेंगे अपन, इसको अपन वो कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, एक थोड़ा सा फंक्शन और बना लेते हैं अपन, ठीक है। डेफ एड, है ना, डबल स्टार क्वाग्स, फिर हमने क्या किया, सम इक्वल्स 0, ठीक है। फिर हमने लिखा फॉर एक्स इन क्वाग्स डॉट वैल्यूज़, ठीक है। क्वाग्स नाम की जो डिक्शनरी है उसमें से हम निकाल रहे हैं वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, ठीक है। और वो जो वैल्यूज़ निकलती हैं वो एक काइंड ऑफ अ लिस्ट टाइप निकलती हैं, ठीक है। तो अपन बोल रहे हैं कि एक एक करके एक्स में वो वैल्यूज़ आती जाएंगी,
और फिर हम सम में क्या कर देंगे, सम में ऐड कर देंगे वो वैल्यूज़ को, दैट इज़ एक्स, और फिर आखिरी में हम लगा देंगे प्रिंट क्या, सम। और सर इसके बाद में अगर हम प्रोग्राम चलाते हैं तो अभी भी हमें आंसर मिल रहा है 15। ठीक है, मतलब सर हमारा प्रोग्राम तो एकदम चकाचक चल रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट इस बार हमने क्या किया, डिक्शनरी में से हमने सिर्फ वैल्यूज़ निकाली, है ना, उस वैल्यूज़ की हमें एक लिस्ट मिलेगी। जैसे उस लिस्ट में क्या होगा, 5 और 10, बस दो ही तो एलिमेंट है, क्योंकि दो ही वैल्यूज़ है। और फिर एक एक करके वो 5 और 10 आते जाएगा एक्स में, सम में ऐड होते जाएगा, और फिर हम सम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर सर क्या किया था, इसके ऊपर वाले में हमने यहाँ पर एक आइटम्स मेथड पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। आइटम्स मेथड में एक लिस्ट मिलती है जिसमें टपल्स होती हैं छोटी छोटी। ठीक है, कैसा दिखता है वो, वो सर ऐसा दिखता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो अपन ने आइटम्स मेथड पढ़ी हुई थी, कौन सी, ये वाली, तो इसका रिजल्ट कैसा दिखता था हमें, इसका रिजल्ट दिखता था सर ऐसा, कि हमारे पास में एक तो कोई सी की होती थी, मतलब की वैल्यू पेयर्स हमें मिला करते थे। ठीक है, ऐसा करके, और फिर ऐसा एक और की कॉमा वैल्यू। ठीक है, इस टाइप से हमें सर कुछ की वैल्यू पेयर्स मिला करते थे, और इसमें हम नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा, फॉर की कॉमा वैल्यू इन क्वार्क्स डॉट आइटम्स। ठीक है, तो देखिए ये एक लिस्ट है, सबसे पहले हम जाएंगे की कॉमा वैल्यू, इसके पास जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी की वैल्यू होगी से फर्स्ट नम, ठीक है, वो फर्स्ट नम आ जाएगा इस की नाम के वेरिएबल में। जो इसकी वैल्यू थी दैट इज़ 5, वो आ जाएगा वैल्यू नाम के वेरिएबल में। फिर अपन इनको एक्सेस कर लेंगे, जो भी हमें करना है वो कर लेंगे। फिर क्या होगा, जब अगला रिपीटिशन चालू होगा, ठीक है, तो अगला रिपीटिशन चालू होने पे क्या होगा सर, अगला रिपीटिशन चालू पे अपन इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और हम चलते हैं यहाँ से उड़ के इसके पास। फिर हमें इसकी की जो रहेगी, सेकंड नम जो स्ट्रिंग थी, वो आ जाएगी की नाम के वेरिएबल के अंदर वापस से, और जो इसकी वैल्यू थी दैट इज़ 10, वो 10 आ जाएगी वापस से वैल्यू नाम के वेरिएबल में। एंड देन आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। तो मैं आपको कहूँगा, अगर आपको सिर्फ वैल्यूज से मतलब है तो आप इस वाले को यूज़ कीजिए इंस्टेड ऑफ आइटम्स वाले को यूज़ करने के। आइटम्स वाला मैंने आपको इसलिए दिखाया बिकॉज दैट इज़ काइंड ऑफ अ जनरल फॉर्मेट जो आपको कई जगहों पर देखने मिल सकता है। ठीक है, बट फॉर अस मोर वैल्यूएबल थिंग इज़ दिस। ठीक है, ये जो सेकंड वाली अपने डेफिनेशन लिखी है, ये जो सेकंड वाला फॉर लूप लिखा है, इसमें अपना काम बेहतर तरीके से हो रहा है। ठीक है सर, तो ये हम समझ गए, है ना। ओके, तो अब ये मिटा देते हैं अपन। ठीक है, अच्छी बात है। ओके सर, तो अब हम आगे क्या करेंगे। सर हमें ये समझ में आ गया कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हम कैसे यूज़ करते हैं, है ना। हमने आर्क्स पढ़ लिया, हमने सर क्वार्क्स भी पढ़ लिया। ठीक है, और सर कुछ और भी बचा हुआ है क्या। हमने सर आर्क्स पढ़ा, क्वार्क्स पढ़ा, रिटर्न पढ़ा, ग्लोबल पढ़ा, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल पढ़े। ठीक है, और भी हमने सर कई 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 सारी चीज़ें पढ़ी। और भी सर कुछ फंक्शंस के बारे में आप हमें बताना चाहते हैं क्या। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हमने पढ़े, है ना, नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स हमने पढ़े। सर और क्या है फंक्शंस के बारे में, और कुछ बताइए, कुछ बचा हो तो। आखिरी चीज़, एक और चीज़ है छोटी सी, वो और देख लेते हैं अपन। बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो अभी इस पॉइंट पे तो आपको उतना बेहतर समझ में नहीं आएगा, है ना, आपको यूजेज समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली बट ये है कि हाँ, आप फंक्शंस में उसको कैसे कर सकते हैं ये आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए खैर। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, और ये मैं इस पॉइंट पे क्यों पढ़ा रहा हूँ, है ना। देखिए, इस पॉइंट पे इस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स वाले टॉपिक को पढ़ाने का रीज़न सिर्फ यही है कि अगर आप में से किसी ने सी या सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस देखी हो, या जावा जैसी लैंग्वेजेस देखी हो, तो उनमें एक मेन फंक्शन हुआ करता था, और वो मेन फंक्शन दो पैरामीटर्स लेता था। ठीक है, एक तो होता था हमारा आर्ग्यूमेंट काउंट, और एक हमारा होता था आर्ग्यूमेंट वेक्टर। जस्ट एक साइड टॉपिक है, आप इसको नहीं भी करेंगे अभी तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जस्ट फॉर द नॉलेज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, अगर कुछ लोग उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो मैं उसको रिलेट करना चाहता हूँ पाइथन से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम को से कमांड लाइन से रन करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर को, कोई भी एप्लीकेशन को अगर हम कमांड लाइन से रन करते हैं, तो रन करते टाइम पे हम उसको कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रन करते टाइम पे हम उसको कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल व्हाट, देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा फंक्शंस डॉट पी वाई करके अपना पाइथन का प्रोग्राम है, करेक्ट। अब मुझे अगर इसको रन करना होगा तो या तो एक तरीका है मैं यहाँ से प्ले कर दूँ, ठीक है, बट व्हाट इज़ द राइट वे, मतलब राइट तो ये भी है, खैर उसमें कुछ गलत नहीं है, बट और किस तरीके से कर सकते हैं हम। देखिए नीचे जो आपको दिख रहा है ये आपका टर्मिनल है, यहाँ से भी आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। कैसे, सर हम लिखेंगे एक कमांड पहले पाइथन, ठीक है,
पाइथन लिखने से क्या होगा कि उसको पता चल जाए, पाइथन को पता चल जाए कि उसके इंटरप्रेटर को कॉल किया जा रहा है, ठीक है। देन हमें पाइथन से कौन से फाइल को रन करना है, तो हम लिखेंगे फंक्शंस डॉट पी वाई, क्योंकि यही हमारी फाइल का नाम है। और फिर जैसे ही हम इसको रन करेंगे, क्या हुआ, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, वाई, अच्छा मैंने नाम गलत लिख दिया, अपने प्रोग्राम के नाम में देखो थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, है ना। उसने एरर क्या दिया कि भैया ऐसा कोई वो है ही नहीं, आपके पास फाइल ही नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला उसने, क्योंकि नहीं थी फाइल हमारे पास में ऐसी, हमने गलत नाम रखा हुआ था, ठीक है। इसको अपन एक बार क्लियर करते हैं, फिर से लिखते हैं पाइथन फंक्शन डॉट पी वाई, और जैसे ही मैंने इसको रन किया देखिए आप फाइल चल गई अपनी। और आंसर कितना मिला हमें, आंसर मिला सर हमको 15। मतलब सर हम कमांड लाइन से भी हमारी फाइल्स को चला सकते हैं कुछ इस तरीके से, करेक्ट। अब देखिए जब आपने पाइथन कमांड की मदद से चलाया, तो पाइथन बेसिकली एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, एक इंटरप्रेटर है पाइथन का, ठीक है। आपने उसको कमांड लाइन से, इसको हम कमांड लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम कमांड्स डालते हैं, यहाँ से आपने उसको एक आर्ग्यूमेंट दिया, दैट इज़ फंक्शंस डॉट पी वाई। क्या दिया आपने उसको, एक आर्ग्यूमेंट फंक्शंस डॉट पी वाई, कि भाई इस फाइल को रन करना है ना। और फिर उसने क्या किया, उस फाइल को उसने रन कर दिया। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखिए ये प्रोग्राम अपन पूरा हटाते हैं, ठीक। और यहाँ पे मैं एक चीज़ एक मॉड्यूल इंपोर्ट करूँगा, जैसे अपन ने टर्टल मॉड्यूल इंपोर्ट किया था, आप लोगों को याद होगा, अपन ने लिखा था इंपोर्ट टर्टल, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पर लिखूँगा इंपोर्ट सिस, ठीक है। एक सिस्टम मॉड्यूल है बेसिकली पाइथन का, इनबिल्ट मॉड्यूल है सिस मॉड्यूल, ठीक है। देन मैं प्रिंट करूँगा सिस डॉट ए आर जी वी, क्या प्रिंट करूँगा, सिस डॉट ए आर जी वी, है ना। ये क्या होता है सर, सिस डॉट ए आर जी वी इज़ बेसिकली द आर्ग्यूमेंट वेक्टर, है ना। मतलब सर एक लिस्ट होगी जिसमें जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए हैं कमांड लाइन से वो स्टोर्ड रहेंगे। अच्छा ऐसा है कि सर, हाँ जी। चलो तो इसको चलाते हैं। अब आपने देखा कि हमारा फंक्शन जैसे ही रन किया, एक मिनट मैं इसको कमांड लाइन से ही चलाता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये हमारी कमांड थी, ये मैंने कैसे लाई, वापस से ऊपर वाली एरो कीज से, ठीक है। ऊपर और नीचे वाली एरो कीज से आप पुरानी कमांड्स के बीच में टोगल कर सकते हैं। तो पाइथन फंक्शंस डॉट पी वाई इसको मैं जैसे ही रन करूँगा, तो हमने क्या देखा कि सर हमको एक लिस्ट मिली, उस लिस्ट में एक ही आर्ग्यूमेंट डला हुआ था, फंक्शंस डॉट पी वाई नाम से। क्यों, क्योंकि दिस वॉज द नेम ऑफ आवर प्रोग्राम और आवर फाइल जो हम कह सकते हैं, ठीक है। ये हमने किसको दिया था, ये हमने पाइथन को दिया था। सो दिस वाज द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। कमांड लाइन से दिया गया एक आर्ग्यूमेंट था जो कि हमने पाइथन को दिया, ओके। फिर सर इसके आगे क्या होगा, मान लीजिए इसके आगे मैंने एक और आर्ग्यूमेंट दिया होता, से हेलो, ठीक है। इस टाइप से मैंने एक आर्ग्यूमेंट दिया होता, ओके। वापस से करते हैं, क्या किया, हेलो लिखा और फिर मैंने एंटर किया। अब जैसे ही मैंने एंटर किया देखो प्रोग्राम तो रन कर गया, लेकिन इस बार मुझे लिस्ट में दो चीज़ें मिली, क्या, एक तो फंक्शंस डॉट पी वाई जो मेरे प्रोग्राम का नाम था, और फिर इसके आगे जो मैंने एक और आर्ग्यूमेंट दे रखा है दैट इज़ हेलो, ठीक है। अच्छा तो सर इससे हुआ क्या, इससे हमें एक चीज़ समझ में आई कि सबसे पहला जो हमें नाम मिलेगा वो हमें हमेशा मिलेगा प्रोग्राम का। इसके बाद की जितनी भी चीज़ें होंगी वो एक्स्ट्रा के आर्ग्यूमेंट्स कुछ कुछ हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर इससे करते क्या है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा यूज़र केस बताता हूँ, जहाँ पे यूज़ केस बताता हूँ जहाँ पे ये चीज़ काम आ सकती है ना। सोचिए आपने कोई यूटिलिटी टूल बनाया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जब भी उस यूटिलिटी टूल को कमांड लाइन से रन किया जाएगा, ठीक है, तो उसमें हम अलग अलग कमांड्स डालेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोगों ने कभी गिट और गिटहब यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि मान लो मैंने ऐसे लिखा गिट कमिट, ठीक है, गिट कमिट -m और ऐसे करके हम जो भी हमारा मैसेज होता है ऐसे टेस्टेड डाल दिया, मान लो जो भी है, इस टाइप से हम लिखते हैं, ठीक है। जिन्हें नहीं पता गिट गिटहब क्या है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जिन्हें पता है वो लोग समझ लें। या आप कुछ और भी रन कर रहे हैं, मान लीजिए पाइथन की फाइल रन कर रहे हैं, वॉटेवर जो भी आप कमांड लाइन से रन कर रहे हैं, या आपने खुद की कुछ यूटिलिटी बना रखी है और उस यूटिलिटी को मान लीजिए उस यूटिलिटी का नाम है से कुछ भी आपने लिखा, टेस्ट आपकी यूटिलिटी का नाम है, ठीक है। आपने इसको बोला कि यार मेरे को एक पर्टिकुलर तरीके से रन होना है ना। तो आपने जैसे मान लो इसको आर्ग्यूमेंट दे दिया बूस्ट मोड, ठीक है। कौन सा मोड दे दिया आपने उसको, बूस्ट मोड। तो क्या होगा
कि जो भी आपके पास में कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, आप उनको प्रोसेस करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा मोड हमें दिया गया है, हमें नॉर्मल मोड दिया गया है या बूस्ट मोड दिया गया है। उसके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि अपने सॉफ्टवेयर को नॉर्मल मोड में रन करना है या बूस्ट मोड में रन करना है। ठीक है, तो पूरा सॉफ्टवेयर रन होने से पहले आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें किस टाइप के फीचर्स अपने सॉफ्टवेयर में अलाउ करने हैं इस पर्टिकुलर रन में या फिर इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन में। सो फॉर दैट पर्टिकुलर यूज़ हमारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स काम में आते हैं। और यूटिलिटी टूल्स में तो आपको मैक्सिमम टाइम ये मिलेंगे ही अलग अलग कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, जो लोग गिट जानते हैं वो मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। गिट में अलग अलग कमांड्स होती हैं, गिट ऐड, कमिट, ये वो, पुश, पुल। ठीक है, तो वो पुश, पुल, ऐड, कमिट ये सब क्या है, एस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स गिट के पास जा रहे हैं और उसी से वो समझ रहा है कि करना क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, ओके सर, ये टॉपिक आपने क्यों बताया? जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैं कुछ चीज़ों को इससे कनेक्ट करना चाहता था, दैट्स वाई। ठीक है, ओके सर। बाय द वे फंक्शंस हमने पढ़ लिया है। पाइथन में एक और चीज़ होती है लैम्डास। ठीक है, एक और चीज़ होती है डेकोरेटर्स। ये दोनों चीज़ें हम आने वाली क्लासेस में एक मिसलेनियस करके अपना वो रहेगा, उसमें अपन लैम्डास और डेकोरेटर्स वगैरह, लिस्ट कंप्रहेंशन भी अभी अपन ने एक टॉपिक नहीं किया है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स अपन उस टाइम पे कवर कर लेंगे, है ना। काफ़ी कुछ ऐसी मिसलेनियस चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हमें एक नॉर्मली पता होनी चाहिए। लिस्ट कंप्रहेंशन वगैरह से अपन इनपुट कैसे ले सकते हैं, यूज़र इनपुट, वो सारी चीज़ें हम मिसलेनियस वाले इसमें कवर कर देंगे। बट आज फंक्शंस में अपन ने मोटी मोटी कई सारी चीज़ें सीखी कि डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन कॉल क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, है ना, नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इनकी प्रोसेसिंग हम कैसे करते हैं, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए, अब ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, एक एक बार खुद से कुछ फंक्शन छोटे छोटे बना के देख लेने हैं, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा, है ना। सर हमारी प्रैक्टिस आप कैसे करवाएंगे? हम ऐसे करवाएंगे कि हम आपको प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे छोटे छोटे, ठीक है, आने वाले टाइम में, तभी आपकी एग्जैक्ट प्रैक्टिस होगी। अदर देन दैट नथिंग कैन एक्सप्लेन यू कि एग्जैक्टली फंक्शंस कैसे काम करते हैं। ठीक है सर, आज का फाइनल टॉपिक क्या है? चलिए, फाइनल टॉपिक है रेफरेंसेस एंड वेरिएबल्स विथ फंक्शंस। ठीक है, ये हमें और पढ़ना है बस आज की क्लास में, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। अच्छी बात है सर। ठीक है, क्या होता है सर, देखिए, मान लीजिए मैंने कोई एक नॉर्मल फंक्शन बनाया डेफ। ठीक है, अपन इस पे करके देखते हैं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए अपन ने पहले एक फंक्शन लिख लिया डेफ चेंज। ठीक है, और इसमें अपन क्या कर देंगे, इसमें अपन लिख देंगे यहाँ पर x। ठीक है, और यहाँ पर मैंने x की वैल्यू डाल दी से 10, चलेगा, और प्रिंट कर दी लिख के इनसाइड, है ना, या इनसाइड नहीं भी करो आप, डजेंट मैटर। आप सिंपल बाहर आके पहले तो एक x नाम का वेरिएबल बना लो, इसमें मान लो मैंने 5 डाल दिया, उसके बाद में मैंने फंक्शन को कॉल किया चेंज वाले, और इस चेंज फंक्शन को मैंने क्या दे दिया, चेंज फंक्शन को मैंने पास कर दिया x। ठीक है, इसके बाद में क्या किया मैंने, इसके बाद में मैंने प्रिंट किया x की वैल्यू। ठीक है, अब पहले मैं प्रोग्राम चला के देखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो आपको क्या मिला, देखिए 5 मिला। अच्छा सर, अब आप समझते हैं कि अपन ने क्या किया है। ठीक है, तो हमने लिखा चेंज x कॉलन, x की वैल्यू यहाँ पर हमने डाल दी 10, बाहर हमने डाली थी 5, और यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट क्या, x। ठीक है सर, अब हुआ क्या, देखिए, हम जानते हैं ये ऑलरेडी ग्लोबल कीवर्ड है, सॉरी ग्लोबल वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू है 5। तो ये जो यहाँ पर हमने प्रिंट x किया हुआ है, इससे पहले अपन ने एक और चीज़ करी थी, अपन ने फंक्शन को कॉल किया था चेंज x। ठीक है, और फिर हमने प्रिंट किया था x की वैल्यू, है ना। तो पहले तो हमने ग्लोबल वेरिएबल बना लिया x, उसमें 5 गया होगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई होगी, तो हम यहाँ पहुँच गए होंगे, वो वैल्यू जो थी 5 वो उठ के यहाँ गई होगी। और ये कौन सा वेरिएबल है, ये तो सर लोकल वाला वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, लोकल वाला। तो 5 इसके अंदर क्या हो गई होगी, कॉपी हो गई होगी, क्योंकि इट्स लाइक यू आर असाइनिंग अंदर वाला x। ठीक है, बाहर वाले x को आप अंदर वाले x में असाइन कर रहे हैं, मतलब दिस इज ग्लोबल और दिस इज लोकल। ठीक है, तो ग्लोबल वाले की जो वैल्यू थी दैट इज 5, है ना, उसको आपने असाइन कर दिया किसको, एक लोकल वेरिएबल को, दैट इज x, है ना, लोकल वाले x को। ओके सर, इतनी बात हम समझ गए। अब हमने रेफरेंसेस एंड वेरिएबल्स में समझा था कि जब भी हम लिटरल्स को पास करते हैं या फिर लिटरल्स को असाइन करते हैं,
ठीक है, हमने समझा था अगर हमने x नाम का वेरिएबल बनाया और फिर उसको इसमें डाला तो क्या होगा सर, कॉपी बन के चली जाएगी y के अंदर। क्यों? क्योंकि 5 एक लिटरल था, स्टैक के ऊपर बना हुआ था, याद है? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मैंने x के अंदर डाली एक लिस्ट 1, 2, 3, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे मैंने लिखा x.pop 1, ठीक है, और फिर मैं ये प्रोग्राम को रन करूँगा। प्रोग्राम को रन किया तो आपने देखा कि जो ओरिजिनल x था डायरेक्टली उसके अंदर ही चेंज आ चुका है और 1, 3 हो गया है वो, है ना? तो सर ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि सर ये तो लोकल वाला वेरिएबल होना चाहिए था। देखिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुने। जब अपन ने लिटरल पास किया है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि वैल्यू क्या होगी? वैल्यू सर कॉपी होके जाएगी। क्या होके जाएगी? कॉपी होके वैल्यू जाएगी किसके अंदर? लोकल वेरिएबल के अंदर। अच्छा, अब इसको अपन थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, है ना? हमने लिखा इफ लिटरल इज पास्ड, हमने क्या पास किया अभी? लिटरल, है ना? ये 5 जो था, हमने x को पास किया, x की वैल्यू थी 5। 5 क्या है? एक लिटरल है। तो मतलब अगर हमने एक लिटरल पास किया, इफ लिटरल इज पास्ड देन वैल्यू इज कॉपीड। वैल्यू को क्या हुआ? वैल्यू कॉपी कर दी गई, है ना? तो ये वैल्यू उठ के गई इस वाले x के अंदर जो कि एक लोकल वेरिएबल था और वो कॉपी हो गई। आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसका नाम बदल लीजिए, y कर लीजिए, ठीक है? ये एक लोकल वेरिएबल है, बस, कुछ मैटर नहीं करता। तो ये जो वैल्यू थी ये उठ के गई और कॉपी होके गई, है ना? ओरिजिनल वैल्यू नहीं थी, वो कॉपी होके गई y के अंदर, और स्टैक के ऊपर एक नया वेरिएबल y बना होगा जिसमें 5 है। फिर आपने उसके अंदर 10 डाल दिया, ठीक है? तो क्या उससे ओरिजिनल वाले पे चेंज आएगा? नहीं सर, ये कॉपी थी, अलग से कॉपी थी जो y के अंदर बनी हुई थी, उससे x का कोई लेना देना नहीं है। हम ऑलरेडी पुराने वाले वीडियो में ये चीज़ अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है? बट मान लो अगर यहाँ पर मैंने एक लिस्ट डाली होती, अब ये एक लिटरल नहीं है, ये एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है सर? ये तो एक ऑब्जेक्ट है। फिर मैंने जब यहाँ पर x पास किया तो देखा गया कि क्या पास हुआ? लिटरल पास हुआ कि ऑब्जेक्ट पास हुआ? आप खुद ही बताइए सोच के। सर इस बार हमने ऑब्जेक्ट पास किया है, और सर जब भी हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, क्या पास करते हैं? जब भी हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, जैसे हमने कल किया था, x में हमने डाला था 1, 2, 3, और फिर अगर हम y में डालते हैं x को, ठीक है, तो y सिर्फ एक क्या हो जाता है? रेफरेंस वेरिएबल। क्या बन जाता है सर? y बन जाता है एक रेफरेंस वेरिएबल। मतलब लिस्ट तो अभी भी सेम ही है, बस x और y दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं? सेम लिस्ट को। तो आप y में भी चेंज करोगे तो एक्चुअली लिस्ट में चेंज आएगा, और लिस्ट को x पॉइंट कर रहा था तो मतलब x में भी चेंज आएगा। सिमिलरली यहाँ से जब आपने इस लिस्ट को पास किया तो ये ऑब्जेक्ट गया यहाँ पर, है ना? अब सिंस आप एक ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हो, यहाँ पे भी आप बेसिकली इसी टाइप से लिख रहे हो कि x असाइन टू y, करेक्ट? तो अब आपने ऑब्जेक्ट पास किया है, तो इसका मतलब ये जो y है, ये वाला y क्या है? ये एक लोकल वेरिएबल है। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ये वेरिएबल तो स्टैक पे बनेगा, लेकिन ये किसको पॉइंट कर रहा होगा? ये पॉइंट कर रहा होगा इसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है? तो मतलब ये जो y है इसको अपन बोल देंगे एक रेफरेंस वेरिएबल। अब ये कौन सा नॉर्मल वेरिएबल नहीं रहा, अब ये हो गया रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है? तो फिर जब आपने इसके अंदर मान लो यहाँ पर आके और लिखा एक y.pop और आपने इसको एक इंडेक्स दे दिया 1, तो ये क्या करेगा? जो ओरिजिनल लिस्ट है उसको ये पॉइंट कर रहा है, उसमें से इस 2 को क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। फिर जब आप प्रिंट करने की कोशिश करोगे x, तो आपको क्या मिलेगा? 1, 3। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल लिस्ट में से डिलीट हो चुका है, ठीक है? तो सर इससे हमें समझ में क्या आया कि इफ ऑब्जेक्ट इज पास्ड देन रेफरेंस इज क्रिएटेड, है ना? वैल्यू कॉपी नहीं हो रही है, सिर्फ क्या हो रहा है? एक रेफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है? तो जो पहला तरीका था जिसमें हमने क्या भेजा था सर? जिसमें हमने वैल्यू भेजी थी, है ना, जिसमें हमने लिटरल भेजा था, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? थोड़ा सा अपन यार इसको जगह बना लेते हैं, रुको। तो सर इसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। क्या बोलते हैं? कॉल बाय वैल्यू। क्यों? क्योंकि बाय वैल्यू अपन ने वैल्यू की कॉपी भेजी है, वहाँ पर एक वैल्यू भेजी है जो कि जाके स्टोर होएगी, ठीक है? तो ये हो गया कॉल बाय वैल्यू, और ये हमारा क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा कॉल बाय रेफरेंस। ये क्या हो जाएगा? कॉल बाय रेफरेंस। क्यों? क्योंकि अब अपन ने कोई वैल्यू नहीं भेजी, अब अपन सिंपल एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा कॉल बाय रेफरेंस, ये हो जाएगा कॉल बाय वैल्यू, ठीक है? ये चीज़ को हमें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है?
जब भी हम एक लिटरल पास करेंगे तो कॉल बाय वैल्यू चलेगा, एक कॉपी बन के जाएगी, ठीक है, लोकल वेरिएबल के अंदर। और अगर हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया है तो कॉपी बन के नहीं जाएगी, वो जो लोकल वेरिएबल है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक रेफरेंस वेरिएबल है, ओरिजिनल वाले को ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसमें कुछ भी चेंज किया तो ओरिजिनल वाले पे चेंज आएगा। ये बात को आप एकदम अच्छे से दिमाग में रखें, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। चलिए, अब आज का हो गया मेरा, इससे ज़्यादा अब मैं नहीं बात करूँगा। अब अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है। देन ऐसे कर कर आगे बढ़ते जाएंगे, प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे, मज़ा आता जाएगा। चलिए बाय बाय, ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस करें। चलो बाय।